नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और एक अभूतपूर्व स्थिति पर बात करने वाले हैं। ये है जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जो सीधा सैन्य टकराव शुरू हुआ है उस पर। हमारे पास काफी हालिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं इस पर। हमारा मकसद है कि ये पूरी तस्वीर समझी जाए, कैसे ये जो दशकों का एक तरह से परोक्ष तनाव था वो अचानक सीधे युद्ध में बदल गया। इसके मुख्य घटनाक्रम क्या रहे हैं अब तक और इसके मायने क्या है, न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए। तो चलिए इस जटिल मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं। जी। तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये ईरान के अंदर बताया जा रहा है 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला था। हाँ, काफी बड़ा हमला था। और निशाने पर क्या था? मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थल, जैसे नतांज और इस्फहान, जिन्हें मतलब ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का केंद्र माना जाता है। बिल्कुल, नतांज और इस्फहान बहुत अहम है उनके लिए। राजनीतिक इकाई है, उसके ठिकाने और मिसाइल डिपो भी निशाने पर थे। इजराइल का जो घोषित लक्ष्य है वो कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 2-3 साल पीछे धकेलना है और IRGC की जो हमला करने की क्षमता है उसे कमजोर करना है। हाँ, ये उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। और देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये कोई प्रॉक्सी या छाया युद्ध नहीं है, जैसा हम पहले देखते आए हैं लेबनान में, सीरिया में, यमन में। ये दशकों के तनाव के बाद पहली बार है कि दोनों देश सीधे इतने बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव में उलझे हैं। अच्छा, तो ये पहली बार है सीधा टकराव? जी हाँ, इस स्केल पर। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है क्षेत्रीय डायनामिक्स में। और ईरान का जवाब? ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए, इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और चिंता की बात यह है कि नागरिक इलाकों को भी। इसमें घटना जो बहुत चर्चा में रही वो थी बेशेबा शहर के सोरोका मेडिकल सेंटर पर सिजिल मिसाइल का हमला। हाँ, अस्पताल पर। हाँ, अस्पताल पर। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। जाहिर है इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तीखी आलोचना हुई। हाँ, जाहिर है। और इस तरह के टकराव में जो मानवीय कीमत होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है। 18 जून तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास वो बता रहे हैं कि ईरान में 430 से ज्यादा मौतें और 1200 से ज्यादा लोग घायल। जी, ये बहुत गंभीर आंकड़े हैं। और वहीं इजराइल में 25 से ज्यादा मौतें और 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं। बिल्कुल, मानवीय त्रासदी है ये। इजराइल ने कुछ बड़े ईरानी कमांडरों को मारने का दावा भी किया है। इनमें 3 नाम खास तौर पर लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने IRGC के कम से कम 3 टॉप कमांडरों को मार गिराया है। सईद इजादी, जो उनकी साइबर यूनिट के प्रमुख थे, अमीनपुर जौदकी, ये स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस देखते थे, और बेनहाम शहरियारी, जो कुद्स फोर्स यानी IRGC की जो बाहरी शाखा है उसके लॉजिस्टिक्स के हेड थे। अच्छा, तो इन हत्याओं का क्या रणनीतिक असर हो सकता है? देखिए, इन खास लोगों को टारगेट करना दिखाता है कि इजराइल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि ईरान की कमांड और कंट्रोल क्षमता पर भी चोट कर रहा है। इजादी का मारा जाना शायद ईरान की साइबर क्षमताओं के लिए एक झटका हो। शहरियारी का हटना वो कुद्स फोर्स के जो रीजनल ऑपरेशंस हैं उन पर असर डाल सकता है। लेकिन अगर ईरान की बड़ी रणनीति देखें तो ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत जवाबी संदेश तो देना चाहते थे, पर शायद अभी भी एक फुल स्केल वॉर, एक पूर्ण युद्ध से बचना चाह रहे हैं। इसीलिए वो हिजबुल्लाह जो लेबनान में है और हुती यमन में अपने इन क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी निर्भर कर रहे हैं। वो भी धमकियां दे रहे हैं इजराइल और उसके सहयोगियों को। समझ गई। और दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है सब पर? वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या हैं? प्रतिक्रियाएं देखिए मिली जुली हैं और चिंता भरी हैं। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने इजराइल और खाड़ी देशों से अपने नागरिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि उन्हें डर है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। हाँ, ये तो गंभीर संकेत है। बिल्कुल। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने फौरन युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन जिनेवा में जो बातचीत हुई वो विफल रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ओहो, तो कूटनीति काम नहीं कर रहे? फिलहाल तो नहीं। ये कूटनीतिक रास्ते की एक तरह से तात्कालिक विफलता दिखाता है। और उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करता है तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे। बाप रे! ये तो मामले को और उलझा देगा। हाँ,
इससे तनाव और बढ़ सकता है रीजनल लेवल पे। तो कूटनीति के दरवाजे क्या पूरी तरह बंद हो गए हैं? कोई उम्मीद? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी पहली शर्त है कि इजराइल हमले रोके। दूसरी तरफ इजरायली नेतृत्व ये संकेत दे रहा है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु न कर दिया जाए, उनके शब्दों में। तो दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं? जी हाँ, दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान फिलहाल तो दूर की कौड़ी लग रहा है। तो अगर हम 21 जून 2025 तक की स्थिति को समेटें तो सार क्या निकलता है? सार ये है कि देखिए, लड़ाई जारी है, कूटनीति एक तरह से रुकी हुई है, दोनों देशों में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, और अगर ये तनाव और बढ़ा तो पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। और जो बात इससे पहले के टकरावों से अलग करती है वो है सीधे तौर पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जाना, और सबसे बढ़कर दोनों देशों का प्रॉक्सी के बजाय सीधे आमने सामने आना। यह अभूतपूर्व है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि ये जो सीधा टकराव है, ये सिर्फ इजरायल और ईरान के बीच के तात्कालिक समीकरणों को ही नहीं बदल रहा। सवाल ये है कि क्या ये पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को और भविष्य के संघर्षों की प्रकृति को स्थायी रूप से बदल देगा? क्या हम वाकई प्रॉक्सी युद्धों के दौर से निकलकर सीधे टकराव के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक युग में प्रवेश कर रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।